तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक नई सीरीज का शुरुआत करेंगे। नई सीरीज का नहीं, मतलब नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। एक नई सीरीज का आगाज करेंगे। ये सीरीज क्या है? सीरीज है कि शिक्षक बनना अब आसान। जी हाँ, बिल्कुल, अब हम शिक्षक बन के ही रहेंगे। शिक्षक बनने में जो भी मुश्किलें हैं उन सबको दूर करेंगे। कैसे करेंगे? पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे, बहुत ही शानदार तैयारी करेंगे और शिक्षक बनने के अपने सपने को पूरा करेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आज के टॉपिक पे आ जाऊं। हम आज से शुरू करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये शिक्षा मनोविज्ञान या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके बहुत से एग्जाम्स में आती है। आप चाहे आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी और स्टेट के पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एनवीएस का एग्जाम दे रहे हो। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्स हैं जहां जनरल पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये इंपॉर्टेंस है शिक्षा मनोविज्ञान का। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए, आज से शुरुआत करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास से और पूरा सेशन आपके लिए उपलब्ध रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान जीरो से लेकर एंड तक हम कवर करेंगे और लास्ट में हम यही कहेंगे कि शिक्षक बनना अब आसान। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हम केवल और केवल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, ये जो मनोविज्ञान शब्द है, साइकोलॉजी वर्ड है, ये कहाँ से आया, कौन सी भाषा से आया, सबसे पहले इस वर्ड को किसने यूज किया, किसको हम साइकोलॉजी का फोर फादर मान लेते हैं, साइकोलॉजी जो है वो किससे एक ब्रांच के रूप में अलग हुई है, इन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। यानी कुल मिलाकर इस 45 मिनट से 50 मिनट के सेशन में हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी जो हमें पढ़नी है आगे, या एजुकेशन साइकोलॉजी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं मेरी हर क्लास में कहता हूं, जब भी आप पढ़ना शुरू करें अपने साथ अपना पेन और पेपर जरूर रखें, ताकि आपको बीच में कहीं भी कोई टॉपिक ऐसा लगे कि सर ये नोट डाउन करना है, तो आप तुरंत प्रभाव से उस टॉपिक को नोट डाउन करते चलें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है मनोविज्ञान परिचय, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। भाई, आज हमें मनोविज्ञान के बारे में बात करनी है, हमें साइकोलॉजी के बारे में बात करनी है। साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। मैं एक बहुत ही बेसिक बात आपको बता दूं कि साइकोलॉजी, वैसे तो ठीक है हम डिटेल में चलेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन अगर बहुत ही मोटा माटी बेसिक अगर बात की जाए तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का अर्थ होता है किसी के सोचने का तरीका। किसी का मनोविज्ञान कैसा है, किसी का मन कैसा है, किसी का दिमाग कैसे काम करता है। मैं एक बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, दिमाग कैसे काम करता है, वो इंसान कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है, यही सब कुछ साइकोलॉजी। अब आप कहेंगे सर हमें साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता क्यों, हम तो टीचर बनने जा रहे हैं, हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर हमें साइकोलॉजी क्यों पढ़नी। तो माय डियर, साइकोलॉजी इसलिए पढ़नी है ताकि आपके सामने जो आपका स्टूडेंट बैठेगा, जो आपके छात्र छात्राएं होंगे, उनका मनोविज्ञान कैसा है, आपको उन्हें समझना पड़ेगा। बिकॉज बिना उन्हें समझे आप प्रॉपरली ना तो उन्हें गाइड कर सकते हैं, ना ही प्रॉपरली आप अपनी लेक्चर्स, अपनी क्लासेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपके और उनके दिमाग में, आपके और उनके सोचने के पैटर्न में जो डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस अगर बहुत बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आप ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की, इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शब्द, हिंदी में हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ये शब्द आया, और आया तो आया, मतलब क्या है इसका। तो देखिएगा, सबसे पहले ही मैं शुरुआत करूंगा एक कंफ्यूजन से। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो एक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज, वहां से लिया। लेकिन बहुत बार हम क्या देखते हैं कि जब एग्जाम होता है तो ग्रीक ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम लैटिन को टिक करेंगे।
यानी अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा से लिया गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या ये साइकोलॉजी एक ही वर्ड या ये अलग अलग टर्म्स? बात करते हैं। आपने हेडिंग लगाई होगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी आपका मनोविज्ञान। अगर मनोविज्ञान के बारे में मैं बात करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको यहां से क्या याद करके जाना सर? मनोविज्ञान अंग्रेजी में क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? आंसर आएगा सर ग्रीक लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो टर्म साइकोलॉजी है, ये जो आपकी टर्म साइकोलॉजी है, ये कौन सी भाषा से ली गई? साइकोलॉजी कौन सी भाषा से ली गई है? तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनती है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है आपका लोगस। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ऐसा ही कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन तो खैर क्या ही करना है, आपको तो टिक करके आना है कि साइकोलॉजी कौन से दो शब्दों से मिलकर बनी। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही तैयार करना है कि सर आपकी जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है साइकी और एक शब्द है आपका क्या? लोगस। और ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो एक हमें बात ये ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन में ग्रीक लैंग्वेज नहीं दे रखा है तो यू कैन टिक द लैटिन लैंग्वेज ऑल्सो। यानी अगर आप लैटिन भी करके आएंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, if there are two words or two options, one is Greek and the other one is Latin, then you will have to tick the Greek। आपको ग्रीक को टिक करना पड़ेगा बिकॉज ग्रीक को प्रेफरेंस दिया जाता है, लैटिन को कम प्रेफरेंस दिया जाता है। हाँ, ग्रीक नहीं हो तो हम लैटिन को टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या क्लियर होता है सर? यहां से सबसे पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर होता है कि जो टर्म साइकोलॉजी ये एक ग्रीक भाषा से ली गई है। और ग्रीक भाषा जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें दो वर्ड्स हैं सर आपके, एक है साइकी एंड द सेकंड वन इज लोगस। इन दोनों शब्दों से मिलकर आपकी साइकोलॉजी बनी। हिंदी मीडियम के मेरे जितने साथी हैं देखिएगा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई। अच्छा ठीक, हमने ये तो समझ लिया कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, लेकिन इसे मीनिंग कैसे समझ में आए? ठीक है, हमने संधि विच्छेद कर लिया एक तरीके से, हमने समास कर लिया उसका एक तरीके से, दैट इज फाइन। हमने टुकड़ों में तोड़ लिया उस वर्ड को, साइकी प्लस लोगस। लेकिन सर ये तो बताइए साइकी का मतलब क्या है, लोगस का मतलब क्या है? जब इन दोनों का मतलब हमें समझ में आएगा तब हम इसको कंबाइंडली कलेक्टिवली एक जगह रखेंगे और फिर समझेंगे कि भाई ये मतलब होता है साइकोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, एक हम फिगर देखेंगे, एक छोटा सा, आप ये देखिएगा। साइकोलॉजी जो वर्ड है, हमने कहा साइकोलॉजी, और आपने आंसर किया कि सर साइकोलॉजी टर्म जो है वो तो ग्रीक लैंग्वेज से ली गई। अच्छा, अगर ये दिख नहीं रहा ठीक से तो जस्ट सेकंड मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से नजर आ जाए। चलिए, हमने कहा साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी कौन सी भाषा? सर आपने कहा ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा सर? ग्रीक भाषा। और अगर ग्रीक भाषा नहीं हो ऑप्शन में तो क्या करेंगे सर? इन दैट केस वी विल टिक और वी विल गो फॉर द लैटिन लैंग्वेज। अच्छा, दो टर्म्स, दो शब्द कौन से सर? एक है लोगस और एक है साइकी। दो शब्द है, एक है साइकी एक है लोगस। देखिए साइकी का मतलब क्या है? साइकी का मतलब योर सोल, योर स्पिरिट, आपकी आत्मा। हिंदी में बात करें, इंग्लिश में कहेंगे स्पिरिट या सोल। हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या कहोगे सर इसको? हिंदी में आप कहेंगे आत्मा। आत्मा, अरे भाई वो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ कोई वो भूत वाली आत्मा की बात नहीं कर रहे हम। आत्मा, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट। अगर इस स्पिरिट, इस सोल की स्टडी की जाए तो इसे क्या कहेंगे? लोगस कहेंगे। लोगस का मतलब होता है किसी चीज को स्टडी करना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को पढ़ना या उससे गो थ्रू करना, दैट इज लोगस। तो अगर हम हमारे स्पिरिट, हमारी सोल या किसी और की स्पिरिट, किसी और के सोल यानी किसी की आत्मा को जब स्टडी करेंगे देन क्या होगा? लोगस होगा। तो साइकी प्लस लोगस क्या बन जाएगा सर? साइकोलॉजी बन जाएगा। अब आप ये कहेंगे सर साइकी प्लस लोगस तो साइकी लोगस होना चाहिए था।
आई नो वेरी वेल, लेकिन भाषा ऐसी है, ग्रीक भाषा में इसी तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये क्या बन जाएगा, साइकोलॉजी बन जाएगा। साइकोलॉजी बनने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी के मन को समझने की कोशिश करें, जब हम किसी की आत्मा को समझने की कोशिश करें। देखिए पहले आत्मा का ही ज्ञान माना जाता था मनोविज्ञान को, ये तो बाद में अब व्यवहार का ज्ञान तो अब माना जाने लग गया, बिहेवियर, नॉलेज ऑफ बिहेवियर या फिर आर्ट ऑफ बिहेवियर या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर। लेकिन पहले क्या था, ये साइंस ऑफ सोल था, अब है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो भाई हमने क्या करना है, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल ऐसा बिहेव क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो ऐसा अपसेट क्यों रहता है, वो बहुत ज्यादा खुश क्यों रहता है, वो इस तरीके से क्यों अपने जीवन को चलाता है, वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, इन सबके पीछे बहुत से लॉजिक्स होते हैं। और इन्हीं लॉजिक्स को समझने के लिए हम उस पर्सन के माइंड, उसकी सोल, उसकी स्पिरिट को स्टडी करते हैं। और जब हम उसकी सोल, उसकी स्पिरिट, उसके माइंड को स्टडी करेंगे, तब हम क्या कहेंगे, सर ये है साइकी प्लस लोगस, और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, साइकोलॉजी बन जाएगा। चलिए, तो ये बात हमने इंग्लिश में की अभी कि साइकी प्लस लोगस। हिंदी में बात करते हैं, देखिएगा साइकी का मतलब क्या है सर, साइकी मीन्स सोल, ठीक। लेकिन हिंदी में साइकी का मतलब क्या लेंगे, हिंदी में साइकी का मतलब होता है आत्मा। सोल को हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इन हिंदी सोल इज नोन एज आत्मा, यानी आत्मा। और लोगस, लोगस मीन्स क्या, लोगस मीन्स नॉलेज, और नॉलेज का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना या ज्ञान, यानी किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज को स्टडी करना, उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में और डेप्थ में ढूंढना, रिसर्च करना, दैट इज लोगस। और हमने कहा साइकी मतलब क्या, साइकी मतलब कहा सर आपने आत्मा, यानी सोल, दैट इज आत्मा। तो हमने क्या कहा, मनोविज्ञान क्या है सर फिर इस तरीके से, तो हमने कह दिया सर मनोविज्ञान तो आत्मा का क्या होगा सर, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान होगा। जब आप किसी की आत्मा का अध्ययन करें, व्हेन यू स्टडी द सोल ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज साइकोलॉजी। यानी आप किसी की आत्मा का अध्ययन करोगे तो उसे ही मनोविज्ञान कहा जाएगा। तो चलिए ये हमें समझ में आता है, हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो लिया है कि साइकी और लोगस होता है, और साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी की आत्मा को, किसी के सोल को स्टडी करना। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जो आपके डाउट्स हैं उनको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिएगा पढ़ते टाइम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ईजी चीज। आई डोंट नो साइकोलॉजी को इतना कंफ्यूजिंग या फिर इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना ऐसा क्यों बना दिया गया है। साइकोलॉजी बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, मैं कहूँ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगे, उसे अपने साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे, तो साइकोलॉजी बहुत आसानी से याद होने वाला सब्जेक्ट। हाँ इतना मैं मानता हूँ, कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ फैक्ट आएंगे, कुछ डेट्स आएंगी, वो देखिए हमें याद करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास, आपके पास, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ अंडरस्टैंडिंग की बात हो तो बड़ा ही इजी है, बड़ा सिंपल है। बस ये होगा कि आपको रियल रहना पड़ेगा, यानी आप अपने साथ धोखा ना करें, बस पढ़ रहे हैं इसका मतलब पढ़ाई ही हो, और बहुत ही गहराई से पढ़ें, अपने आप से कनेक्ट करके पढ़ें, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करके पढ़ें, आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। इन इंग्लिश द वर्ड साइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द सोल और नॉलेज ऑफ सोल, यही तो बात हम कर रहे थे। स्टडी ऑफ द सोल और नॉलेज ऑफ सोल, यानी आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। देखिए यहां हमने ये क्या देखा, यही तो देखा, आत्मा का ज्ञान। और ज्ञान की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, अध्ययन। अगर ये वर्ड भी यूज कर लेंगे तो कोई गलत बात नहीं, आत्मा का ज्ञान भी हो सकता है, आत्मा का अध्ययन भी हो सकता है। तो हमने कहा सर आत्मा का ज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन होना ही क्या है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। चलिए दोस्तों, तो हमने इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी बेसिकली आया कहां से। हम बहुत सुनते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। क्या ये शुरुआत से था, क्या ये बाद में आया? आया तो आया, कैसे आया, कहां से आया, सबसे पहले इसके बारे में बातें किसने की, सबसे पहले हमें बताया किसने की साइकोलॉजी है, और अगर सबसे पहले किसी ने बताया तो उससे पहले साइकोलॉजी किसका पार्ट हुआ करता था। इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करें। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, वो पॉइंट जरूर आप मेरे साथ पढ़िएगा। देखिएगा मैं आपके लिए यहाँ पर स्लाइड भी लेकर आया हूँ, आपका कंटेंट भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं उम्मीद आपसे यही करते हुए चलूंगा कि आपके पास पेन और पेपर हो, जहां आपको मौका लगे वहां पटाख से आप नोट कर लो चीजों को, बिल्कुल भी इसमें आलस नहीं करना है। देखिए द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द माइंड, दैट इज साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच स्टडीज द माइंड। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी मनोविज्ञान क्या है। देखिएगा आपने कहा सर अध्ययन, आप किसी चीज की स्टडी करते हैं ना, अध्ययन।
अध्ययन की क्या है? शाखा है। अध्ययन की क्या है सर? ब्रांच है। चलिए ब्रांच को इंग्लिश में ऐसे ही लिख लेते हैं। अध्ययन की क्या है सर? ब्रांच। वैसे तो इसको शाखा लिखना चाहिए बट ठीक है। अध्ययन की ब्रांच है जो जो क्या करती है? क्या करती है सर? ऐसी कौन सी ब्रांच है जो किसका अध्ययन करती है? बोलिए। मन का अध्ययन करती है। जो सर मन का अध्ययन करती है। बड़ी सिंपल सी बात। मन का क्या करती है? मन का तो सर ये अध्ययन करती, स्टडी करती। यानी बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि साइकोलॉजी क्या है, तो सबसे पहली बात तो सर स्टडी तो स्टडी है। साइकोलॉजी स्टडी का ही एक ब्रांच है, अध्ययन की ही एक शाखा है। ये किसका अध्ययन करेगी? जैसे बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स वगैरह कैसे बढ़ेंगे, एनिमल्स कैसे क्या होगा, चीजें हमारी बायोलॉजी कैसे चलती है, इसकी स्टडी होती है। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे कौन सी फोर्स लगती है, न्यूटन ने क्या कहा, एप्पल कैसे गिरा, ग्रेविटी कैसे आई, है ना। अब एप्पल कैसे गिरा, ग्रेविटी कैसे आई, इस पे भी बात करेंगे। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक बात बताइए मुझे, क्या एल्बर्ट आइंस्टीन से पहले या फिर जिसके भी सर पे ये आपने एप्पल गिरा हुआ देखा, उन्होंने जब ग्रेविटी का न्यूटन, माफ कीजिएगा मैं आइंस्टीन शब्द यूज कर रहा हूँ, न्यूटन, जब आपने देखा कि न्यूटन के सर पे जो सेब है, एप्पल है, वो गिरा, तो उसके बाद न्यूटन को ख्याल आया कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। इसका मतलब कुछ तो फोर्स है धरती में जो चीजों को खींचती। और न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा सर ये ग्रेविटी, हिंदी में हमने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन मुझे ये बताइए कि न्यूटन ने जब इस चीज को खोजा था, जब इस चीज को पता किया था, क्या उससे पहले चीजें हवा में उड़ रही थी? क्या उससे पहले चीजें जमीन पे नहीं थी? क्या थी? यानी ग्रेविटी पहले से एग्जिस्ट करती थी, हमने खोजा बाद में, हमने बाद में पता लगाया है, हमने बाद में उसके बारे में स्टडी की। ठीक ऐसे ही आपका साइकोलॉजी पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन एज ए साइकोलॉजी, इसको साइकोलॉजी कहना, इसको एक अलग फील्ड बनाना, ये बात है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब न्यूटन और आइंस्टीन में कंफ्यूज मत होना, ठीक। हालांकि हाँ मैंने कंफ्यूज कर दिया बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमें तो मेनली ग्रेविटी के बारे में बात करनी थी, न्यूटन के बारे में बात करनी थी। चलिए, तो हमने कहा कि सर अध्ययन की ब्रांच जो मन का अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है? मनोविज्ञान कहलाती है। ठीक, डन। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। क्यों भाई, ये व्यवहार नहीं करते? ऑब्वियसली, जैसे आप व्यवहार करते हैं, आप बिहेव करते हैं, हम बिहेव करते हैं, बाकी सब लोग बिहेव करते हैं, तो क्या पशु पक्षी बिहेव नहीं करते? आपके घर पे अगर कोई पालतू कुत्ता होगा, आप देखिए उसको, आपका कोई पेट होगा, आप देखिए उसका बिहेवियर कैसा है, तो क्या उसकी स्टडी नहीं करेंगे सर आप? ऑब्वियसली उसकी भी स्टडी करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप जब किसी के माइंड को स्टडी करें तो दैट इज नोन एज साइकोलॉजी। चलिए, इतना मैं मान के चलता हूं कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और साइकोलॉजी की हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं। कहां जाएंगे सर? 400 बीसी। बहुत पुरानी बात है। कब की, कितनी पुरानी बात है सर? 400 बीसी। यानी साइकोलॉजी कोई आज की बात नहीं है। हालांकि साइकोलॉजी अब कहा जाने लग गया, पहले किसी और नाम से जाना जाता होगा, पहले कुछ और मानते होंगे, सब्जेक्ट के रूप में अब आया है नया नया, बहुत पुराना नहीं है। आगे मैं एक स्टेटमेंट भी पढ़ाऊंगा कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसका भूतकाल कैसा है, ये सारा पढ़ेंगे हम। लेकिन साइकोलॉजी अभी बहुत नया है, बहुत पुराना नहीं है सर। बट क्या वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? नो डाउट एग्जिस्ट करता था। तो कैसे करता था, कब करता था, क्या क्या बातें हुई? तो देखिएगा, हम चलेंगे कहाँ? 400 बीसी में जाएंगे। कहाँ जाओगे सर? 400 बीसी में जाओगे। और 400 बीसी में जाकर किसके बारे में बात करोगे? एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये कहाँ गए? ये आपके एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में कुछ और नाम बुलाया जा रहा है, हिंदी में कुछ और उनको कर दिया गया। जैसे सुक्रेट्स को हिंदी में सुकरात कह देते हैं, एरिस्टोटल को तो हिंदी में अरस्तु कह दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम के मेरे साथी हैं वो अरस्तु मान के चलें, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो एरिस्टोटल। जैसा आपको ठीक लगे आप मानकर चलो, लेकिन हमें इस व्यक्ति को बहुत थैंकफुल है, हम इस व्यक्ति के, इसको बहुत ज़्यादा हमें थैंक्स देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी हमें आज दिखाई देती है वो इन्हीं की वजह से दिखती है। अच्छा, कौन है ये? ठीक, बात करते हैं। फिलोसोफर। आपने नाम सुना कभी? दार्शनिक। वो जो अजीब अजीब सी बातें हमें लगती हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो अपनी जगह सही बातें करते हैं, बट हमें लगता है बड़ी अजीब सी बातें, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। ऐसे लोग जो दर्शन शास्त्र का काम करते हैं, जो चीजें सोचते हैं क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, दार्शनिक जो होते हैं, उनको फिलोसोफर्स कहा जाता है। तो आपके एरिस्टोटल हुए, आपके सुकराट्स हुए, आपके प्लूटो हुए, ये सब जो ग्रीक हैं, यूनान है, वहां के फिलोसोफर्स हुआ करते थे।
तो इन्होंने किया क्या, सुनिएगा, एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी बिगेन मैनी सेंचुरीज अगो इन 400 बीसी, यानी 400 बीसी से पहले ही लगभग लगभग साइकोलॉजी की स्टडी चल रही है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एरिस्टोटल एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। ये सर ये एक मार्क दिलाने का काम कर सकता है आपको, ये पॉइंट जो आप एक मार्क यहां से स्कोर कर सकते हैं। कारण अच्छा, किसी के 2 मार्क का हो तो 2 कर सकते हैं, एक का हो, मतलब मैं ये कह दूं एक क्वेश्चन आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कितने मार्क्स का है कितने का नहीं। एक क्वेश्चन बड़ा फेमसली पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी जो है वो पहले किसका ब्रांच हुआ करती थी, या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि साइकोलॉजी की मदर, जननी कौन है, माता कौन है, हु इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ साइकोलॉजी। अब आप सोचेंगे साइकोलॉजी की मदर यानी किसी न किसी महिला का नाम होना चाहिए। महिला का नाम नहीं सर, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब दर्शन शास्त्र। यानी कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ये पहले अलग नहीं हुआ करता था। ये पहले किसका पार्ट था, ये फिलोसॉफी का पार्ट था। फिलोसॉफी यानी क्या, दर्शन शास्त्र का ये पार्ट हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब फैमिली बड़ी होने लगती है तो एक कंसेप्ट चलता है न्यारे कर देना, विभाजित कर देना, बच्चों को अलग अलग कर देना, 2 भाई हैं वो अलग अलग अपना घर बना लेंगे, लेकिन पहले तो ओरिजिन तो एक घर से ही था। ठीक ऐसे ही आपकी जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली मूल रूप से कहाँ की, आपकी फिलोसॉफी से। बाद में इसको फिलोसॉफी से क्या किया गया, अलग किया गया और एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपका मनोविज्ञान है, वो किसकी एक शाखा के रूप में है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र यानी क्या हो गया, दर्शन शास्त्र का मतलब हो गया आपकी फिलोसॉफी। दर्शन शास्त्र क्या है सर, दर्शन शास्त्र मतलब आपकी फिलोसॉफी की, फिलोसॉफी की एक ब्रांच। ये जो लाइन है ये आपको कम से कम एक क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से तैयार करके दे देगी, आपकी फिलोसॉफी की एक ब्रांच है सर। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, एरिस्टोटल को 4 फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। भाई एरिस्टोटल ने सबसे पहले फिलोसॉफी की बातें शुरू की और फिर इस तरीके से साइकोलॉजी को लेकर आए, तो एक पॉइंट आपका यहां भी तैयार होता है, 4 फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब यहां से मैं आप लोगों के लिए, आपके कमेंट सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन जरूर मैं छोड़ूंगा कि हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। एरिस्टोटल को कंसिडर किया जाता है 4 फादर ऑफ साइकोलॉजी, यानी पितामह कहा जा सकता है, लेकिन फादर कौन है, जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब इसका आंसर आप ढूंढिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि समझ में आए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, नहीं, फादर की बात नहीं करेंगे। अभी किसकी बात करेंगे, फादर मैं आपको बता दूं तो फिर मतलब क्या निकलेगा। अभी बात कर रहे हैं हम एरिस्टोटल की, और एरिस्टोटल को क्या माना जाता है, एरिस्टोटल को माना जाता है 4 फादर ऑफ साइकोलॉजी। आदि जनक माना जाता है इसको, आदि जनक। आदि जनक, जनक नहीं माना जाता, क्या माना जाता है, आदि जनक। बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। इस पॉइंट पे मैं बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा कि आप कैसे अपनी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर छोटी छोटी एक बेवकूफियों की वजह से अपना एक क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन आया कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, उसमें एक नाम आया एरिस्टोटल का, अरस्तु का, 3 नाम आए किसी सिंगर के, या 3 नाम आए किसी डांसर के, किसी मूवी मेकर के, किसी के भी XYZ 3 नाम कोई भी हो सकते हैं जिनका रिलेशन दूर दूर से साइकोलॉजी से नहीं है, या फिर है भी तो वो इतने लेवल के नहीं है जितने लेवल के एरिस्टोटल। तो वहां जो आपको जैसी सिचुएशन मिलेगी, जैसा आपके सामने प्रश्न होगा, आप एरिस्टोटल को आंसर करेंगे। ये मैं हमेशा से कहता हूं कि चीजें रटनी नहीं है, समझ के चलिएगा। अगर ऑप्शन में है ही एरिस्टोटल तो क्या करें सर, एरिस्टोटल आदि जनक है तो जनक भी बन जाएंगे, लेकिन आदि जनक में और जनक में डिफरेंस होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन घूम कर आ गया जिसमें भाई और कुछ नहीं मिल रहा, एरिस्टोटल मिल रहा है, टिक कर दो उसको आंसर, किसने मना किया। तो ही इज नोन एज द आदि जनक, 4 फादर ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, 4 फादर साहब ने क्या किया था सर, 4 फादर साहब ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या है, डी एनीमा। ये बुक कई बार पूछ ली जाती है क्वेश्चंस में। द नेम ऑफ द बुक इज डी एनीमा। बहुत बार हमने क्वेश्चंस में पूछे हुए देखा है डी एनीमा। एरिस्टोटल की फेमस बुक कौन सी है, डी एनीमा, या डी एनीमा किससे रिलेटेड है, एरिस्टोटल से, या फिर मैच द फॉलोइंग आपको पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि एरिस्टोटल से संबंधित है डी एनीमा। ऐसे ऑप्शंस में आ सकते हैं आपके पास। तो डी एनीमा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। यानी बुक को तैयार नहीं करना, बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। बुक का नाम है डी एनीमा। और डी एनीमा का मतलब क्या हुआ,
अजीब सा शब्द है ना डी एनिमा। ये क्या है? ये जैसे कोई अजीब सी दवाई का नाम है डी एनिमा? नहीं। डी एनिमा का जो मतलब है, डी एनिमा का जो ओरिजिनल अर्थ है, देखिएगा, डी एनिमा का मतलब है सर ऑन द सोल। ऑन द सोल यानी आत्मा के ऊपर। ऑन द सोल, आत्मा पर, यानी अगर हम सोल की स्टडी करें, यही तो साइकोलॉजी है। अब आपको समझ में आया हमने कहां से शुरू किया था स्टडी ऑफ द सोल? और स्टडी ऑफ द सोल के बारे में किसने बताया? डी एनिमा में। डी एनिमा में किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया। एरिस्टोटल ने जो डी एनिमा बुक लिखी उसको क्या कहेंगे? ऑन द सोल, यानी आत्मा पर अध्ययन, ऑन द सोल, सोल पे स्टडी कर रहे हैं। इसी वजह से फ्रेंड्स एरिस्टोटल को हम साइकोलॉजी का फोर फादर कंसिडर कर लेते हैं। ये बुक बड़ी फेमस है। बुक का नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। बुक का नाम क्या है सर? बुक का नाम है डी एनिमा। और डी एनिमा का मतलब क्या है? डी एनिमा का मतलब है ऑन द सोल। डी एनिमा द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी, और इसको मनोविज्ञान की पहली पुस्तक का दर्जा भी दिया जाता है। डी एनिमा। देखते हैं देवनागरी में लिखने की प्रयास करते हैं, कैसे लिखा जाएगा डी एनिमा? कैसे लिखें भाई? एनिमा, डी एनिमा। ये बुक है जो कि एरिस्टोटल की लिखी हुई है, और इसी बुक को मनोविज्ञान की प्रथम बुक भी माना जाता है। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी डी एनिमा को ही माना जाता है। थोड़ा सा आप ये भी कनेक्ट रखिएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें ये पूछ लिया गया कि साइकोलॉजी की सबसे फेमस बुक, फर्स्ट बुक, या इन बुक्स में से जो साइकोलॉजी के लिए आपको सबसे ज्यादा ठीक लगते हैं उसको कनेक्ट कीजिए, तो डी एनिमा अगर ऑप्शन में हो तो नो डाउट आपका आंसर डी एनिमा ही रहने वाला है। तो डी एनिमा, ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। डी एनिमा के बाद आगे बात करते हैं, ये तो हमारे अरस्तु हो ही गए, हमने डिस्कशन किया ही था इनके ऊपर, एरिस्टोटल। बात करते हैं फिलोसफी हैज बीन कंसीडर्ड द मदर ऑफ साइकोलॉजी। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। फिलोसफी, फिलोसफी इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ साइकोलॉजी। भाई क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है, पहले फिलोसफी था, फिलोसफी का एक पार्ट था साइकोलॉजी। नहीं सर, साइकोलॉजी पार्ट नहीं था। साइकोलॉजी शब्द तो बाद में आया है, लेकिन जो कंटेंट था, जो मटेरियल था, जैसे हमने ग्रेविटी शब्द तो बाद में दिया है, लेकिन वो कोई फोर्स, कोई ऊर्जा, कुछ ताकत तो थी ना पहले। ऐसे ही जो मन से रिलेटेड था, जो किसी के मन को समझने से रिलेटेड जो भी अध्ययन रहा होगा, मनोविज्ञान तो उस समय नाम नहीं रहा होगा, साइकोलॉजी नाम तो बहुत बाद में आया, लेकिन जो भी इस फील्ड में रहा होगा वो किसके अंडर काम किया जाता था? सर फिलोसफी के अंडर काम किया जाता था। इसी वजह से हम फिलोसफी को क्या कंसिडर करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, स्टार मार्क कीजिएगा। फिलोसफी को मनोविज्ञान की क्या कहा जाता है? जननी माना जाता है। फिलोसफी हैज बीन कंसीडर्ड द मदर ऑफ साइकोलॉजी। फिलोसफी हैज बीन कंसीडर्ड द मदर ऑफ साइकोलॉजी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसको याद कीजिएगा। मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है? सर मनोविज्ञान की जननी तो दर्शन शास्त्र को माना जाता है। और दर्शन शास्त्र का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? इंग्लिश में दर्शन शास्त्र को कहा जाता है फिलोसफी। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं फिलोसफी के आगे। द टर्म साइकोलॉजी देखिए 1590 में दिया गया था शब्द। मैं कह रहा हूं ना बहुत पुराना नहीं, आप याद करो कहां 400 बीसी, कहां एरिस्टोटल का टाइम और कहां 1590। 1590 में 10 साल और जोड़ दो 1600 हो जाएगा। यानी 1590 में ये वर्ड आया है। कौन सा वर्ड? साइकोलॉजी। ये वर्ड कौन से कब आया है? सर 1590 में आया है। कौन सा टर्म? साइकोलॉजी। द टर्म साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, अच्छा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले यूज किसने किया? रुडोल्फ गोकलिनस ने। इसको कई बार रुडोल्फ गोएकल भी लिखा जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, बड़ी समस्या रहती है, ऐसे जो नाम होते हैं, जो फेमस जो लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, या फिर जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं या प्रोफेसर जो होते हैं, इनके नाम थोड़े से आपको अजीबोगरीब देखने को मिलेंगे। अजीबोगरीब देखने का मतलब ये नहीं कि नाम अजीब है, अजीबोगरीब देखने का मतलब किसी बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। दोनों ही सही है अपनी जगह। अब मैं ये तो प्रूफ नहीं कर सकता दोनों अपनी जगह सही क्यों हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि दोनों में से कुछ भी हो आप टिक कर सकते हैं। रुडोल्फ गोइकल। अच्छा कब? 1590 में। कब की बात है सर? 1590 की बात है। कब की बात? 1590, 1519 में। और बुक कौन सी? भैया यहाँ क्या बन गया ये, चलो हटा देते हैं इसको। बुक कौन सी? बुक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। ध्यान रखना, साइकोलॉजी नहीं है बुक का नाम, यहां बहुत बार गड़बड़ करते हैं आप।
बुक का नाम साइकोलॉजी नहीं है, बुक का नाम है साइकोलॉजिया। कौन सा जिया? साइकोलॉजिया। इन्होंने अपनी बुक साइकोलॉजिया, देखिएगा इसको क्रम से कैसे हम याद रखें। सबसे पहले नाम क्या आएगा? रुडोल्फ। सबसे पहले कौन आएगा सर आपके? रुडोल्फ। और रुडोल्फ का सरनेम क्या है? गोइकल। रुडोल्फ का सरनेम क्या है सर? गोइकल है। भाई सरनेम का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। अच्छा, रुडोल्फ गोइकल ने कब, कौन सी साल की बात है सर? 1590 की बात। अच्छा, 1590 में क्या किया था इन्होंने? 1590 में एक बुक लिखी थी। बुक लिखी। अच्छा, बुक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया कह लो चाहे साइकोलॉजिया कह लो, साइकोलॉजिया, ये सर बुक का नाम। बुक का नाम बड़ा ही अच्छा है। साइकोलॉजी नहीं है, ध्यान रखना, साइकोलॉजिया है। और इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले ये जो टर्म है साइकोलॉजी या जो मनोविज्ञान शब्द है इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1590 में। नाम क्या है पर्सन का? रुडोल्फ गोइकल। बुक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। तो ये आपको जरूर अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपके रुडोल्फ गोइकल हैं और रुडोल्फ गोइकल ने सर 1590 में एक बुक लिखी और बुक का नाम लिखा, या बुक किस नाम से लिखी? साइकोलॉजिया के नाम से बुक लिखी। और इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी टर्म जो है, ये जो शब्द है साइकोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस किया। सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी बुक्स में टिक करते हैं ना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा लो, जो भी लगाने हैं लगा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम मैं फिर रिपीट करूंगा एक बार, बुक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, साइकोलॉजिया। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिया। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास ये टर्म आई साइकोलॉजी। भाई आपका दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर एरिस्टोटल के समय तो जब ये शब्द नहीं था तो पढ़ाई कैसे होती थी? अरे भाई साइकोलॉजी नहीं कहते थे उसको। ग्रेविटी, जब शब्द नहीं, जब न्यूटन ने ग्रेविटी खोजा तो क्या उससे पहले ग्रेविटी नहीं होती थी? ऐसे ही साइकोलॉजी वर्ड रुडोल्फ गोइकल ने 1590 में सबसे पहले दिया, लेकिन इससे पहले भी मनोविज्ञान हुआ करता था। चलिए, टिल 16th द टर्म साइकोलॉजी वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। सही बात है, 16वीं शताब्दी तक तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं थी, क्योंकि एग्जिस्टेंस में कब आई सर? एग्जिस्टेंस में तो 1590 में आई। 16वीं शताब्दी में तो साइकोलॉजी जैसा कोई शब्द हमारे पास था ही नहीं। तो लगभग लगभग आपका जो साइकोलॉजी शब्द है ये कब आया? ये 16वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलता है। मनोविज्ञान कब देखने को मिला सर आपको? मनोविज्ञान तो आपको देखने को मिला लगभग लगभग 16वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी में भी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कब देखने को मिला सर? देखने को मिला 1590 में। अब जल्दी से आंसर करो, 1590 में सबसे पहले इस वर्ड को किसने यूज किया सर? रुडोल्फ गोइकल। कैसी बात है, अभी तो पढ़कर आए। बुक कौन सी? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की यही खास बात, आप जितना रिवीजन कर लोगे, जितना प्रैक्टिस कर लोगे, आपको साइकोलॉजी उतनी अच्छे से याद होती रहेगी। नहीं तो इतने सारे फैक्ट, इतने सारे फिगर्स हैं, अगर आपने कल पे छोड़ा तो साइकोलॉजी आपके दिमाग से निकल जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। रुडोल्फ गोइकल सर्टेनली यूज द वर्ड साइकोलॉजी बट दिस सब्जेक्ट वाज स्टिल अंडर फिलोसॉफी। देखो भैया, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। क्या अच्छी बात कही इन्होंने? देखो ये कहते हैं रुडोल्फ गोइकल साहब, गोइकल साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मैंने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द यूज तो कर लिया है, लेकिन ये अब भी एक नया सब्जेक्ट नहीं बना है। अभी भी साइकोलॉजी कोई नया विषय नहीं बना है सर। अभी भी ये कोई नया टॉपिक नहीं बना है। जैसे फिजिक्स एक अलग विषय है, मैथमेटिक्स एक अलग विषय है, सोशल साइंस एक अलग विषय है, हिस्ट्री एक अलग विषय, ज्योग्राफी एक अलग विषय है, फिलोसफी एक अलग विषय है। ऐसे साइकोलॉजी अलग विषय नहीं बना है। स्टिल साइकोलॉजी किसका पार्ट है? स्टिल साइकोलॉजी फिलोसफी का पार्ट। अभी तो नामकरण हुआ है सर, केवल नामकरण हुआ है। अब बिछड़ना भी होगा, लेकिन वो बिछड़ना किसने करवाया उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए अभी तक केवल नामकरण हुआ है कि फिलोसफी में साइकोलॉजी, साइकोलॉजी अभी अलग नहीं हुई है। अलग करेंगे साइकोलॉजी को, ध्यान से सुनिएगा। साइकोलॉजी को अलग करना किसने अलग किया सर? 1870 में अलग किया गया। भाई बताओ, 1590 के बाद कितना समय बीता? देखो,
रुडोल्फ गोइकल ने साइकोलॉजी शब्द कब यूज किया था सर? 1590 में, 1590 में यूज किया था। उसके बाद हम सीधा कहां पहुंच गए सर? 1870 में। बताइए, लगभग लगभग 300 साल। 300 साल पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग आप 300 साल मानकर चल सकते हैं, लगभग लगभग 300 साल लग गए मनोविज्ञान को, यानी कि आपकी साइकोलॉजी को किससे अलग होने में? फिलोसॉफी से अलग होने में। और इसका क्रेडिट किसे दिया जाता है? तो सर अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, विलियम जेम्स। अभी आगे बहुत नाम पढ़ेंगे आप इनका। मैं देखिए कह रहा हूं ईमानदारी से, मनोविज्ञान को अगर आपको बहुत ढंग से पढ़ना है तो कुछ एक नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत ही देशी भाषा में बात करूं तो कुछ एक नामों को भाई साहब बनाना पड़ेगा। कुछ एक नामों को आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से याद रखना पड़ेगा। ये नाम बार बार आपके सामने आएंगे, जैसे विलियम जेम्स हो गया, जैसे वुडवर्थ हो गया, जैसे जेम्स सल्ली हो गया, जैसे सिगमंड फ्राइड हो गए आपके, जैसे इवेन पेवेलो हो गए। इसके अलावा भी और बहुत ढेरों सारे नाम, जैसे थॉर्नडाइक हो गए आपके, बीएफ स्किनर हो गए। ऐसे बहुत से नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं। तो ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, क्या नाम है सर? जेम्स, जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं है, क्या नाम है? विलियम जेम्स नाम है। और यही विलियम जेम्स हैं जिन्होंने सबसे पहले 1870 में, ऐसा क्रेडिट दिया जाता है भाई, 1870 में इन्होंने ही क्या किया? फिलोसॉफी से साइकोलॉजी को क्या किया? अलग कर दिया। मैंने कहा था बिछड़ना भी आएगा, अभी तो नामकरण हुआ है। तो 1590 में तो नामकरण हुआ था, लेकिन 1870 में तो अलग ही कर दिया गया। और अलग करने का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? दैट क्रेडिट गोज टू विलियम जेम्स ऑब्वियसली। चलिए आगे और बात करते हैं। विलियम जेम्स रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अगर कोई बड़ी हस्ती है और उसकी किताब आपको याद नहीं है तो वो फिर कैसी बड़ी हस्ती है, फिर कैसा आपका एग्जाम? आपको किताबों के नाम भी सर याद रखने पड़ेंगे। 1890 में इन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और मेरे हिंदी मीडियम के साथियों, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, किताबों का नाम कभी भी हिंदी में अनुवाद नहीं होगा। इसीलिए आपको स्लाइड्स में हमेशा देखिए हिंदी में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। हाँ, आप देवनागरी लिपि में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखिएगा, एग्जाम में देवनागरी लिपि में पूछा जा सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये चल जाएगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन आप इसको हिंदी में अनुवाद नहीं करेंगे। तो इन्होंने बुक कौन सी लिखी सर? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, बुक किसने लिखी? तो बुक लिखी सर विलियम जेम्स ने। कौन है बुक लिखने वाला? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ही शायद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को किससे, बताइए, फिलोसॉफी से अलग किया था। ठीक बात। विच बिकम अ कॉर्नस्टोन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि अगर आधारशिला की बात करें तो आधारशिला के रूप में कौन सी किताब को हम याद कर सकते हैं? हम याद कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन अगर सबसे पहली बुक के बारे में आ गया तो डी एनिमा, ध्यान रखिएगा, एरिस्टोटल की डी एनिमा माने ऑन द सोल को हम याद करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। विलियम जेम्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है सर? तो अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है आपके विलियम जेम्स को। ये ध्यान रखना, अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर किसे माना जाएगा? विलियम जेम्स को। चलिएगा भाई, तो हमने ये बात की कि विलियम जेम्स को क्या कंसीडर किया जाता है? विलियम जेम्स इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ गया हुई तो फोर फादर ऑफ साइकोलॉजी, आंसर रहेगा एरिस्टोटल। इस तरीके से बता देना सारे आंसर। अगर क्वेश्चन आ गया हुई तो फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो मैंने पूछा ही है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इसकी। अगर क्वेश्चन आ गया हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, तो क्या आंसर दोगे सर? अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर कौन? विलियम जेम्स हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर कौन? विलियम जेम्स। चलिए
तो हमने कहा विलियम जेम्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकी मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चिंता मत करो कि सर विलियम जेम्स की फोटो क्यों नहीं दिखाई, एरिस्टोटल की फोटो क्यों दिखाई, तो भाई आगे विलियम जेम्स को पढ़ेंगे डिटेल में। जब विलियम जेम्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो विलियम जेम्स की फोटो भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, पूरा समझेंगे इनके बारे में। फिलहाल हमें कुछ छोटी मोटी चीजें समझनी है। तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी आपके विलियम जेम्स हो जाते हैं। एबिंगहस, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। कैसा नाम है? एबिंग। एबिंग क्या करो, एबिंग हंसो, एबिंगहस, एबिंगहॉस, एबिंगहॉस कह लो, एबिंगहस कह लो, एक ही बात। देखो एबिंगहस ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट दिया, और इनके स्टेटमेंट ने साइकोलॉजी की हिस्ट्री और उसके प्रेजेंट को सबको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया सुनिए। एबिंगहस कहते हैं सर, द पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी लॉन्ग बट द हिस्ट्री इज वेरी शॉर्ट। यानी अगर आप कहें कि सर मनोविज्ञान, आपने कहा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यानी क्या हो गया, मन का विज्ञान हो गया सर, यही तो हुआ था, मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल। अगर मनोविज्ञान के भूतकाल की बात की जाए, भूतकाल, भूतकाल यानी क्या, पास्ट, तो भूतकाल तो क्या है मनोविज्ञान का, भूतकाल तो बहुत लंबा है सर, भूतकाल बहुत लंबा है, 400 बीसी से भी पहले जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मनोविज्ञान के इतिहास की, अगर बात की जाए इतिहास की, तो इतिहास क्या है, काफी छोटा है। इतिहास कैसा है सर, इतिहास, इसकी हिस्ट्री बड़ी छोटी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके एबिंगहस हैं, एबिंगहॉस कह लो, एबिंगहस कह लो, आपके एबिंगहस हैं, एबिंगहस हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा जाता है। बहुत से एग्जाम्स में मैंने देखा है स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद, आपको आंसर करना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्कॉलर का नाम लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा, इन्होंने क्या कहा। तो देखिए इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही, कई बार इसको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। भूतकाल, भूतकाल क्या है, बहुत लंबा है। इतिहास, इतिहास क्या है, बहुत छोटा है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार इतिहास बहुत लंबा है और भूतकाल बहुत छोटा है। देखो भूतकाल, भूत यानी जो बहुत पुराना हो, बहुत लंबा हो, इतिहास इतना सा, इतिहास, इतिहास, भूतकाल तो लंबा होता है, इतिहास क्या होता है, इतना सा होता है। छोटा क्या होगा, इतिहास होगा, लंबा क्या होगा, भूतकाल। तो एक लंबा भूत है, आपका मनोविज्ञान बहुत लंबा है, इसका भूतकाल बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास क्या है सर, इतना सा है, यानी छोटा सा है। तो ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया है, एबिंगहस ने दिया है, द पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी लॉन्ग बट द हिस्ट्री इज वेरी शॉर्ट। In 1908, Ebbinghaus distinguished between the long past and short history of psychology। ठीक है, ये हम अभी पढ़कर आए हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसा कब कहा था, तो ऐसा 1908 में कहा सर, 1908 में ऐसा इन्होंने ये पॉइंट बताया था। इन 1908, Ebbinghaus distinguished between the long past and the short history of psychology। चलिए, अच्छा अब ये तो हमने समझ लिया। देखो हमने कहा सर मनोविज्ञान, क्या कहा, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब क्या बताइए, मनोविज्ञान का मतलब हो गया सर साइकोलॉजी। हमने कहा साइकोलॉजी का जो भूतकाल है, क्या कहा था, साइकोलॉजी का जो भूत है, भूत यानी पास्ट, भूत माने क्या, पास्ट, पास्ट क्या है सर, बहुत लंबा है। साइकोलॉजी का जो पास्ट है वो कैसा है, बहुत लंबा है। और ये कहां से लिया जाता है, हम मान के चल सकते हैं कि 400 बीसी, 400 बीसी से आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो शॉर्ट, शॉर्ट क्या है इसकी, हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी क्या, इतिहास, इतिहास क्या है इसका, शॉर्ट है सर। हिस्ट्री क्या है, ये है ठीक है, ये घे नहीं है, इतिघस नहीं है, इतिहास है। ठीक है, अब क्या मिटाना, ऐसा लिख दिया गया, कोई बात नहीं। इतिहास माने क्या, हिस्ट्री, और हिस्ट्री कैसी है, छोटी है, हिस्ट्री बहुत छोटी है। कब से शुरू होती है, तो 1879 से शुरू होती है। साइकोलॉजी की हिस्ट्री कब से शुरू होती है, 1879 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, विलियम वुंट से शुरू होती है। क्यों शुरू होती है विलियम वुंट से, क्योंकि विलियम वुंट ही वो पहले साइकोलॉजिस्ट कह लो, स्कॉलर कह लो, इंडिविजुअल कह लो, जिन्होंने जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग शहर,
बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है शहर का, लिपजिंग शहर। और इस लिपजिंग सिटी में एक यूनिवर्सिटी है जो पहले लिपजिंग के नाम से जानी जाती थी, फिर उसका नाम बदल के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया, फिर वापस से उसको लिपजिंग यूनिवर्सिटी बोला जाने लगा। यानी फिलहाल फाइनली हम लिपजिंग यूनिवर्सिटी ही कहेंगे। हाँ, भूले भटके कहीं ऑप्शन में आपको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी मिल गया तो भी आंसर गलत नहीं। बीच में कार्ल मार्क्स नाम रखा गया था लेकिन वापस से क्या कर दिया गया, लिपजिंग कर दिया गया। तो ये जो विलियम वुंट हैं आपके, इन्होंने वहां एक लेबोरेटरी स्टार्ट की थी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए एक प्रयोगशाला शुरू की थी। और सर प्रयोगशाला का मतलब क्या हो गया, साइंटिफिक काम। साइंटिफिक काम शुरू हो गया, वहीं से साइकोलॉजी की हिस्ट्री चालू हो गई। तो हमने क्या कहा, साइकोलॉजी की हिस्ट्री तो सर कहां से चालू होती है, द शॉर्ट हिस्ट्री डेटेड फ्रॉम 1879 व्हेन वुंट, इनका नाम पूरा है विलियम वुंट, इनको भी पढ़ेंगे आगे। आगे हम एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर करेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम साइको एनालिटिकल पढ़ेंगे, जिसमें हम गेस्टाल्टिज्म पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। वहां विलियम वुंट हो गया, विलियम जेम्स हो गया, जेम्स सल्ली हो गया, आपके स्किनर हो गया, इवान पेवेलो हो गया, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सिगमंड फ्राइड हो गए, इन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो विलियम वुंट ने क्या स्टैब्लिश की सर, विलियम वुंट स्टैब्लिश्ड अ साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट लिपजिंग। कहाँ की थी, लिपजिंग में की थी। कौन सी लेबोरेटरी, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। और ये लिपजिंग कहाँ है, ये लिपजिंग तो सर जर्मनी में है। कहाँ है, जर्मनी में है। संक्षिप्त इतिहास 1879 का है जब वुंट ने लिपजिंग में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। द लॉन्ग पास्ट कंसर्न द टाइम व्हेन साइकोलॉजी वाज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। यानी कब की बात है, 400 ईसा पूर्व की बात है। 400 ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया, एरिस्टोटल के। The past of psychology dates back to 400 BC, where history starts from 16th century. मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, जबकि इतिहास कब से है, 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ये दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में एक छोटा सा परिचय था, छोटा सा डिस्कशन था। ये क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से चली, फिर आगे कैसे बढ़ी, बाद में क्या हुआ, और कैसे आज का हम, आज की साइकोलॉजी को हम देखते हैं, आज के मनोविज्ञान को हम किस फॉर्मेट में देखते हैं। आज इतना ही रखेंगे क्लास को। आज हमने केवल और केवल आपके मनोविज्ञान की, आपके साइकोलॉजी का जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश की। हमने विलियम वुंट के बारे में बात करने की कोशिश की, हमने एबिंगहस के बारे में डिस्कशन किया, हमने इसके अलावा आपके विलियम जेम्स के बारे में डिस्कशन किया, हमने एरिस्टोटल के बारे में डिस्कशन किया। तो आज की क्लास का मुद्दा हम यहीं कंप्लीट करेंगे। क्लासेस आपकी बहुत बड़ी नहीं होंगी, छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स में बटी हुई होंगी, ताकि आपको एक टॉपिक को समझने के लिए केवल एक क्लास पर डिपेंडेंट रह सके। हाँ, अगर टॉपिक बहुत बड़ा है तो एक क्लास हो सकता है, क्लास थोड़ी बड़ी भी होगी, ठीक, वो चलता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक वेल एंड गुड, आपको वेल एंड इनफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं, तो फिर आपकी तैयारी कैसे होगी। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल बात करेंगे, कल एक नई क्लास के साथ मनोविज्ञान को नए तरीके से और बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन हाँ, चिंता मत कीजिएगा, पीवाईक्यूज की डिस्कशन में अभी तो शुरुआत है। नो डाउट हमें पीवाईक्यूज देखने हैं, पीवाईक्यूज बहुत डिटेल में देखेंगे, एमसीक्यूज भी देखेंगे, बहुत चीजें देखेंगे, थोड़ा सा चलिए, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।